हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एमपीपीएससी स्टडी आईक्यू पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि 26 अप्रैल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उस दिन होने वाला है आपका एमपीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम। और क्योंकि एग्जाम नज़दीक आने वाला है, इसीलिए मैं हरी सिंह राजपूत आप सभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट सीरीज लेकर आया हूँ। और सीरीज में हम लोग वो पार्ट कवर करेंगे जो कि काफ़ी ज़्यादा एग्जाम के हिसाब से इम्पॉर्टेंट है और बच्चों के लिए कन्फ्यूजन वाला माना जाता है। यानी इस सीरीज में हम लोग मध्य प्रदेश के मोस्ट इंपॉर्टेंट जो अभिलेख रहे हैं, चाहे वो किसी भी राजवंश के रहे हो, और साथ ही जो बहुत ही इंपॉर्टेंट मंदिर रहे हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे कि आपने देखा हो पिछले 2-3 सालों में कुछ मंदिरों से भी अच्छे प्रश्न पूछे गए हैं। तो प्राचीन जो मंदिर हैं मध्य प्रदेश के और ऐतिहासिक महत्व रखते हैं, और प्राचीन शिलालेख जो कि बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं बच्चों के बीच में, उन सभी को हम इस सीरीज में कवर करने वाले हैं। इस सीरीज का नाम है मध्य प्रदेश के प्रमुख शिलालेख एवं ऐतिहासिक मंदिर। और आज हम इसमें पहला जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो एक बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसका नाम है बेस नगर का गरुड़ स्तंभ। तो बेस नगर का गरुड़ स्तंभ क्या है, 10 मिनट का ये वीडियो जिसमें सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। और छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से ये एक रिवीजन सीरीज में आपके लिए लेकर आया हूं, जिससे आप अपना अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं। आइए इसमें बात करते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि स्टडी आईक्यू का चल रहा है सफलता महोत्सव सेल, और इस सेल में आपको मिल रहा है 60% का ऑफ। अगर आप चाहते हैं एमपीपीएससी की तैयारी करना और आपको समझ में नहीं आ रहा कहां से कैसे शुरू करें, तो आप हमारे आरंभ 22 बैच से शुरू कर सकते हैं। ये एक लाइव फाउंडेशन बैच है, प्री से लेकर इंटरव्यू तक की इसमें सब कुछ पूरी तैयारी करवाई जाती है। आपको मेरा रेफरल कोड हरी लाइव यूज करना है, जिससे आपको ये 60% ऑफ का डिस्काउंट का जो है लाभ आपको मिल जाएगा। आइए बात करते हैं गरुड़ स्तंभ लेख। तो देखिए गरुड़ स्तंभ लेख क्या है और इसके कौन कौन से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ये जो सीरीज है, इससे आपको किस किस में हेल्प मिलेगी मैं आपको बता दूं। ये जो सीरीज रहेगी इससे आपको दो चीजों में हेल्प मिलेगी। एक तो आपका अभी प्री के लिए क्वेश्चंस आपके काम आएंगे, साथ साथ आपके जो 2 मार्कर हैं उनके लिए भी ये बहुत अच्छा रहेगा, हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि इससे सीधा कंटेंट आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हम इसी स्तंभ लेख को देखते हैं। ये जो हमारा गरुड़ स्तंभ लेख है, जैसा कि आप हेडिंग में देख सकते हैं, एक्चुअली में यहां पर ये जो आप देख रहे हैं यहां पर गरुड़ बना हुआ है, इस वजह से इसका नाम क्या पड़ा, गरुड़ स्तंभ लेख। ये जो है विदिशा में है, और विदिशा का प्राचीन जो नाम है बेस नगर है, इसीलिए इसे बेस नगर का गरुड़ स्तंभ भी कहते हैं। एक और इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है, ये बेस नदी के तट पर है विदिशा। और याद रखिएगा ये जो हमारा बेस नगर है वो किस नदी के तट पर था, बेस नदी के तट पर स्थित था। इसकी अगर हाइट की बात करें तो साथियों इसकी जो हाइट है वो 20 फुट 7 इंच के करीब इसकी हाइट है। तो ये भी एक क्वेश्चन कवर हो जाएगा। ठीक है, अब एक एक पॉइंट की हम बात करते हैं। तो पहला प्रश्न है ये कहां पर है, जैसा कि मैं इसमें पढ़ के आपको बता देता हूं। विदिशा मध्य प्रदेश के बेस नगर में स्थित गरुड़ स्तंभ कब बना था, याद रखिएगा 2nd सेंचुरी बीसी में। कब बना है साथियों, 2nd सेंचुरी बीसी में। तो दूसरी शताब्दी का ये ऐतिहासिक स्मारक माना जाता है। बेस नगर का क्या कहलाता है, गरुड़ स्तंभ लेख कहलाता है। बेस नगर का गरुड़ स्तंभ लेख या हेलियोडोरस स्तंभ लेख। अब ये क्यों बना, कैसे बना, इसके सारे पहलू मैं आपको समझाने वाला हूं। पहले एक बार आपके लिए पढ़ देता हूं, या फिर हम एक काम करते हैं पहले समझ लेते हैं और फिर क्या करेंगे इसको अच्छे से समझेंगे। तो देखिए इसमें कहानी क्या होती है, इसकी कहानी की शुरुआत होती है। एक यवन राज्य था। क्या था साथियों, एक यवन राज्य था। अब ये यवन राज्य क्या होता है समझ लीजिए। देखिए तक्षशिला और साकल 2 यवन राज्य थे इस समय। तो तक्षशिला जो राज्य था, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में है, दुनिया की पहली यूनिवर्सिटी यहां पर थी, जिसे विद्या मतलब राजकुमारों का यूनिवर्सिटी के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, और ये जो यूनिवर्सिटी है याद रखिएगा तक्षशिला विश्वविद्यालय में तक्षशिला राज्य में थी। फिलहाल यहां पर तक्षशिला में एक यूनानी शासक शासन करता था, और इस यूनानी शासक का नाम था हेलियोडोरस। क्या नाम था साथियों, हेलियोडोरस। सॉरी, शासक की बात कर रहे हैं, माफी चाहता हूं। इस शासक का नाम था एंटियालकीड्स। इसका नाम थोड़ा सा मुश्किल है इसीलिए मैं लिख रहा हूं एंटियालकीड्स। तो राजा का नाम एंटियालकीड्स था, और ये कहां का राजा था, तक्षशिला का यूनानी राजा था। ठीक है, 2 बातें इसमें हो गई हमारी। अब क्या होता है कि इस राजा के दरबार से एक यूनानी एम्बेसडर यानी एक यूनानी राजदूत जो है वो कहां आता है, भारत आता है। ठीक है, यूनानी राजदूत कहां आता है, भारत आता है। और इस समय जब वो भारत आया तो याद रखिएगा भारत में वो आता है विदिशा राज्य में। किस राज्य में आता है, विदिशा राज्य में आता है।
विदिशा जो था, याद रखिएगा, विदिशा राज्य बोलिए, या हम बोल सकते हैं इसे सुंग राज्य में, क्योंकि इस समय इस राज्य में सुंग राजवंश का शासन था, विदिशा सुंगों की कैपिटल थी। यहां पर वो आता है हेलियोडोरस। तो पहला सवाल है कि हेलियोडोरस था, हेलियोडोरस का हमने नाम नहीं लिखा है, यूनानी राजदूत था जिसका नाम क्या था, हेलियोडोरस। तो हेलियोडोरस कौन है, याद रखिएगा। पहला सवाल है कि हेलियोडोरस जो है वो यूनानी राजदूत है। प्रश्न नंबर 1, किस राजा के दरबार से आया था, एंटियालकीट्स के दरबार से आया था। फिर कहां जाता है, वो जाता है विदिशा। जब वो विदिशा पहुंचा तो उस समय जो विदिशा के शासक थे सुंग वंश के, उनका नाम था भागभद्र। वो मिलता है भागभद्र से। एक एक सवाल को देखते जाइए। तो वो भागभद्र से मिलता है। भागभद्र की एक कहानी ये है कि सुंग वंश का वो 9वां शासक था। सुंग वंश का कौन सा शासक था, 9वां शासक था। और इसके शासनकाल के 14वें वर्ष में, याद रखिएगा, उसके राज्याभिषेक के किस वर्ष में, 14वें वर्ष में, यानी जब भागभद्र के शासन का 14वां वर्ष चल रहा था, तब यूनानी राजदूत हेलियोडोरस जो है क्या करता है, उसके राज्य में आता है। अब ये जो सुंग लोग थे वो ब्राह्मण थे। कौन थे, ब्राह्मण। और ये था ग्रीक यानी यूनानी। तो दोनों के बीच में ब्राह्मण धर्म पर वार्ता होती है। और जो भागभद्र है वो भगवान विष्णु की कहानियां उनको सुनाते हैं। भगवान विष्णु से ये काफी प्रभावित होता है हेलियोडोरस। तो हेलियोडोरस ने आकर यहां क्या किया, तो हेलियोडोरस पहली चीज कहां आया साथियों, तो हेलियोडोरस आया, हेलियोडोरस आया कहां आया, विदिशा आया। ठीक है, चलो अच्छी बात है, विदिशा आ गया, वेशनगर आ गया। इसके बाद उसने क्या किया, यहां पर आते ही उसने भागवत धर्म अपना लिया। तो उसने जब भागवत धर्म ग्रहण कर लिया और अपने आप को उसने भागवत कहा, यानी उसने स्वयं का नाम क्या रखा, भागवत। तो उसने भागवत की उपाधि ली, भागवत की उपाधि ली। और इस प्रकार वो भगवान विष्णु से जुड़ जाता है और अब उनके प्रति अपना सम्मान प्रकट करना चाहता है। क्या प्रकट करना चाहता है, सम्मान प्रकट करना चाहता है। इसके सारे जो प्रश्न है मैं आपको धीरे धीरे बता रहा हूं। पहला प्रश्न है कि हेलियोडोरस कौन है, यूनानी राजदूत है। किस राजा के दरबार से आया था, एंटियालकीट्स। किस राज्य से आया था, तक्षशिला। किस राज्य में आया था, विदिशा या सुंग राज्य में। वहां का राजा कौन था, भागभद्र। सुंग वंश का 9वां शासक था। राज्याभिषेक के कौन से साल आया था, 14वें वर्ष आया था। कौन सा धर्म अपनाया, भागवत धर्म। खुद को क्या कहा, भागवत कहा, यानी भगवान विष्णु से काफी प्रभावित हुआ। अब वो कहता है, भागभद्र से कहता है हेलियोडोरस कि मैं भगवान विष्णु के प्रति सम्मान प्रकट करना चाहता हूं। तो इसीलिए याद रखिएगा, हेलियोडोरस क्या करता है, एक स्तंभ का निर्माण करवाता है साथियों। हेलियोडोरस के कलर को मैंने यहां पर, ठीक है, तो वो एक स्तंभ का निर्माण करवाता है। और इस स्तंभ पे, ये 20 फीट हाइट थी इसकी, और इसके हेड पे वो गरुण का सिंबल बनवाता है, क्योंकि भगवान विष्णु का वाहन गरुण है। तो उसने यहां पर क्या बनाया, गरुण स्तंभ बनवाया। तो ये गरुण स्तंभ, पहला प्रश्न है, कहां बना था, विदिशा या बेसनगर में बना था, विदिशा या बेसनगर में बना था। और इसको जो स्थानीय लोग हैं, जनरली इसका नाम क्या है, जनरली इसका नाम है गरुण स्तंभ, लेकिन स्थानीय लोग इसे कई नामों से जानते हैं। जैसे स्थानीय लोग इसे कहते हैं खाम बाबा, क्योंकि एक खंबा है, खाम बाबा अभिलेख कहते हैं, या इसे खंबा बाबा भी कहते हैं। ठीक है, खंबा बाबा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इस स्तंभ का 20 फीट 7 इंच का ये है। ठीक है, याद रखिएगा, पत्थर का बना है। अगर कभी पूछा जाए लोहे का बना है पत्थर का, तो पत्थर का बना है। इसी पर एक लेख लिखा है जिसको अभी मैं आपको बताने वाला हूं। इस लेख में क्या लिखा है, तीसरी खास बात क्या है जो आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। अगर कभी आपसे पूछा जाए कि भारत में भागवत धर्म का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य, भागवत धर्म का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य या प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य किसे मानते हैं, तो याद रखिएगा वो है वेशनगर का गरुड़ स्तंभ लेख। अब इसमें क्या है, तो भागवत धर्म का क्या है, भागवत धर्म का ये प्राचीनतम साक्ष्य है। तो एक इंपॉर्टेंट लाइन आपकी ये हो जाएगी जो आपको एग्जाम के लिए याद रखनी है। ठीक है, कहां से मिला है, बेसनगर से। और इसका निर्माण किसने करवाया था, इसका निर्माण करवाया था हेलियोडोरस। अब इस पे जो लेख लिखा है उसके भी कुछ प्रश्न हो सकते हैं, जैसे कि ये लेख किस भाषा का है। याद रखिएगा ये प्राकृत भाषा में है, और ये लेख की जो लिपि है वो ब्राह्मी है। क्या है, ब्राह्मी लिपि में ये लिखा गया है। और इसमें अगर राजा का नाम पूछे तो इसमें राजा भागभद्र का उल्लेख है, लेकिन इसे बनवाया किसने था, इसे बनवाया था किसने, इसे बनवाने का श्रेय जाता है किसको, हेलियोडोरस को।
क्योंकि राजा उस समय का वो है, तो ये सारी चीजें इसमें लिखी हैं। 2री शताब्दी BC का है, याद रखिएगा। भागवत धर्म का पहला अभिलेखीय साक्ष्य माना जाता है। भागवत धर्म का पहला अभिलेखीय साक्ष्य एक तो ये माना जाता है, और कुछ सोर्सेस में राजस्थान में मिला है घुसंडी अभिलेख। आपको जानकारी के लिए बता दूं, राजस्थान से एक चित्तौड़ के पास से एक अभिलेख मिला है जिसका नाम है घुसंडी अभिलेख। ये जो घुसंडी अभिलेख है, याद रखिएगा, ये भी भागवत धर्म का पहला साक्ष्य माना जाता है कुछ सोर्सेस में। ये चित्तौड़ से मिला है, लेकिन अभी तक जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उसमें आंसर यही होता है। तो अब इसकी बारीकियां मैंने आपको बता दी, अब मैं एक बार आपको पढ़ के बता देता हूं, इसी से सारे ये प्रश्न यहां पर बन जाते हैं। अब हम एक बार जो पूरा है इसको पढ़ लेते हैं। तो ये, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बार मैं भाषा चेक कर लेता हूं, इसमें पाली लिखा है, वैसे तो प्राकृत होना चाहिए। यह लेख तक्षशिला के यवन राजदूत हेलियोडोरस द्वारा भगवान वासुदेव यानी भगवान विष्णु के प्रति भक्ति और भागवत धर्म अपनाने का प्रमाण देता है, जैसा कि मैंने आपको बताया। इस अभिलेख को स्थानीय लोग किस किस नाम से जानते हैं? तो इस अभिलेख को स्थानीय लोग एक तो कहते हैं हेलियोडोरस स्तंभ लेख, खंबा बाबा अभिलेख, खाम बाबा बुलाते हैं, गरुण ध्वज बुलाते हैं, या गरुण स्तंभ बुलाते हैं। तो एक नाम है आपका, याद रखिएगा, खाम बाबा, एक है खंबा बाबा, एक है हेलियोडोरस स्तंभ, एक है गरुण ध्वज स्तंभ, और एक है गरुण स्तंभ। ये सारे नामों से इसे जाना जाता है। मैं खुद इस जगह पर गया हूं। ये जो आप देख रहे हैं ये बना हुआ है, इसकी पूजा करते हैं, यहाँ पे लोग नारियल तोड़ते हैं, और जो आसपास के लोग हैं वो यहाँ पे आते हैं मत्था टेकने के लिए। तो ये काफी खूबसूरत है, 20 फुट पत्थर का बना है पूरा का पूरा। इसकी कुछ कीवर्ड जो मैंने आपको अभी समझाए वो यहां लिखे हैं। इसका निर्माणकर्ता कौन है? इसमें एक नया फैक्ट हमको मिल गया। इसका निर्माणकर्ता है हेलियोडोरस। हेलियोडोरस के पापा का नाम क्या था? दियोन। ये एक नया क्वेश्चन है कि हेलियोडोरस किसका लड़का था? दिए या दियोन का पुत्र था। ठीक है। उद्देश्य क्या है? भागवत हेलियोडोरस ने, याद रखिएगा, यानी भागवत उसने उपाधि ली, इसलिए उसमें लिखा भागवत हेलियोडोरस ने भगवान वासुदेव के सम्मान में यह गरुड़ ध्वज स्थापित किया। ठीक है। स्थान और समय विदिशा, प्राचीन विदिशा के बेसनगर में स्थित है। 2री शताब्दी ईसा पूर्व का है। बार बार मैं समय को हाईलाइट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि कभी भी ये पूछ सकते हैं। 2री शताब्दी ईसा पूर्व का है। ऐतिहासिक महत्व, यह अभिलेख भारत यूनानी कूटनीति और वैष्णव धर्म के प्रति यूनानियों के आकर्षण को दिखाता है। इसकी जो भाषा है, याद रखिएगा, ये चक्कर इसीलिए है, प्राकृत है, लेकिन कुछ कुछ जगह पर पाली हो सकती है, लेकिन प्राकृत ही मानी जाएगी। प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि है। और उल्लेख इसमें याद रखिएगा किस राजा का है? तो भागवत का है। ये मैंने आपको बता दिया। भागवत धर्म का पहला अभिलेखीय साक्ष्य भी से माना जाता है, जो कि एक इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है, तो ये आपको याद रखना है। अब आते हैं इस अभिलेख पर लिखा क्या है। ठीक है। ये जो पिलर है, इस पिलर पर यहां पे जो लेख लिखा है वो मैंने यहां डायग्राम में दिखा दिया। कुछ इस तरीके से लिखा है। इसका मतलब क्या लिखा है? अर्थ है इस पूरे अभिलेख का लिखा है कि देवाधिदेव वासु का यह गरुण स्तंभ, वासुदेव का मतलब भगवान विष्णु की बात हो रही है, देवाधिदेव वासु का यह गरुण स्तंभ तक्षशिला निवासी दिए के पुत्र दिए के पुत्र हेलियोडोरस ने बनवाया, जो तक्षशिला के यवन राजा एंटियालकीड्स के यवन राजदूत होकर विदिशा में काशीपुत्र पालक भागवत, जो राजा भागवत हैं उनकी मां का नाम लिखा है काशी, तो उनकी मम्मी का नाम काशी था। काशीपुत्र पालक भागवत के समीप उनके राज्यकाल के 14वें वर्ष में आए थे। कब आए थे? 14वें वर्ष में, जो मैंने पहले ही आप लोगों को बता दिया। बाकी सारे तो ये नाम लिखे हैं। ठीक है। तो हेलियोडोरस किसका बेटा था? हेलियोडोरस कब आया था? हेलियोडोरस भागवत के कौन से शासनकाल में आया था? ये सारी जानकारी यहां से प्राप्त होती है। उम्मीद है आपको ये स्तंभ बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसकी सारी बारीक बातें आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपको ये सीरीज पसंद आती है तो मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूं, मध्य प्रदेश के जितने भी इंपॉर्टेंट अभिलेख हैं, वो साथ साथ भारत के जितने भी प्राचीन और इंपॉर्टेंट अभिलेख हैं, वो भी मैं आप लोगों को सीरीज में कवर करवाऊंगा। लेकिन ये सीरीज तभी कवर हो पाएगी जब इस पर आप लोगों का प्यार मिले, क्योंकि आप लोगों के कमेंट्स और लाइक से पता चलेगा कि ये वीडियो सीरीज आपको कितनी पसंद आई। तो दियोन का लड़का था, 20 फुट इसकी हाइट है, पत्थर का बना है, किस भाषा में है, किस लिपि में है, किस राजा का उल्लेख है, किसका साक्ष्य माना जाता है, किस नदी के किनारे है, ये सारी डिटेल आप लोगों को मैंने यहां बता दी है। उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया। तो हम जल्दी ही दूसरे वीडियो में मिलेंगे। ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं, और ऑल द बेस्ट। अच्छे से तैयारी करते रहें। स्टडी IQ की पूरी टीम और मैं आपके साथ हूं। जय हिंद। थैंक यू।